चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपके सामने बाद में रखेंगे, लेकिन आज हम आपके सामने दो दूनी चार में चार अलग अलग सहयोगी हम अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़ेंगे, हमारे साथ लखनऊ से पंकज झा और पटना से प्रभाकर जुड़ेंगे। हम जो खबर आपके सामने रखेंगे वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास। मुंबई से दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर मुंबई के करीब अलीबाग से है, जहां पर कल शाम को एक संदिग्ध नाव देखी गई और स्थानीय गांव वालों का कहना है कि ये नाव पाकिस्तानी हो सकती है। पुलिस को जानकारी दी गई है, पुलिस आसपास के इलाके में जो है खोज अभियान चला रही है। उस नाव को भी खोजने की कोशिश की जा रही है जिसे कि संदिग्ध बताया गया है और इसी पर हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कुणाल कामरा जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई महाराष्ट्र विधानमंडल में शुरू की गई थी। उस कार्रवाई के तहत अब उनको नोटिस भेजा जाएगा और विधानमंडल के सामने हाजिर होने के लिए कहा जाएगा, जहां पर वो अपनी सफाई दे सकते हैं। तो ये दूसरी खबर है। इन दोनों खबरों पर आज हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पटना मेरे सहयोगी प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार में आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते हुए अपराध की। जैसे गोपाल खेमका जो कि बड़े व्यापारी थे पटना में, उनकी हत्या की गई और उसके बाद सिवान में ट्रिपल मर्डर हुआ, नालंदा में 2 लोगों की हत्या की गई। सो पिछले 3 दिनों में ताबड़तोड़ लगभग 7 हत्याएं हुई हैं बिहार में, और वो भी बड़ी हत्याएं हुई हैं, जिससे कि पूरा बिहार जो है वो एक तरह से दहशत के माहौल में है। और विपक्ष को एक मौका मिल गया है इस सरकार को घेरने का, यानी कि जदयू और बीजेपी की सरकार को घेरने का। चुनाव का वक्त है बिहार में, इसमें ये मुद्दा इस सरकार को कितना भारी पड़ेगा, इस पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं लखनऊ अपने सहयोगी पंकज के पास। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी बीते शनिवार को हुई और इसके बाद से रोज नए नए राज खुल रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हिंदू समाज के लोगों को ये और इसके साथी मिलकर इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाते थे, उसको इस्लाम धर्म में ब्रेन वॉश करते थे। और इसके तार और इसका नेटवर्क कैसे पाकिस्तान सहित खाड़ी के कई मुल्कों तक फैला हुआ था। यूपी एटीएस की जानकारी में ये आ रहा है कि ये यानी कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के पास 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति थी। कई बैंक खातों का पता चला है जिसमें करोड़ रुपए थे। अब इस मामले की जांच की जा रही है कि क्या ये और इसका नेटवर्क टेरर लिंक से भी इसका कोई जुड़ाव था। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी सीधे चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद पंकज। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई से सटे अलीबाग में सनसनी फैली हुई है। सनसनी इसलिए फैली है क्योंकि अलीबाग के एक समुद्र तट के पास कल शाम को स्थानीय गांव वालों ने और मछुआरों ने एक संदिग्ध नाव को देखा और ये शक जताया है कि नाव पाकिस्तानी हो सकती है। इसकी जिस तरह की बनावट थी इस नाव की, वो बताते हैं कि स्थानीय मछुआरों की जो नावें होती हैं, जो मच्छी मार बोट्स होती हैं, उनसे इनकी बनावट अलग थी और कुछ संदिग्ध लोगों को इसमें देखा गया। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई तो इसके बाद पुलिस ने अपना जांच अभियान, अपना खोज अभियान शुरू कर दिया आसपास के इलाकों में भी, और समुद्र में भी कोस्ट गार्ड की ओर से तलाशी अभियान चल रहा है इस संदिग्ध नाव को खोजने के लिए। लेकिन अब तक इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। ये मामला संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इससे पहले मुंबई शहर पर 2 बार समुद्र के रास्ते आतंकी हमले हो चुके हैं। 12 मार्च 1993 को जो मुंबई बमकांड हुआ था, उसके लिए आरडीएक्स और हथियारों की खेप समुद्र के रास्ते ही आई थी और यहीं अलीबाग जहां पर कि ये संदिग्ध नाव देखी गई है, इसी के पास के इलाकों में वो खेप उतरी थी। वो पहला मामला था। दूसरा 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में भी समुद्र के रास्ते ही 10 आतंकी पाकिस्तान से पहुंचे थे। हमारे सहयोगी अनुज रायते इस वक्त ठीक उसी जगह पर पहुंच गए हैं, अलीबाग में उस समुद्र तट के पास जहां पर कि ये संदिग्ध बोट देखी गई थी। अनुज, ये बताइए कि किस तरह का अपडेट आपके पास में है, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है उस संदिग्ध बोट को ढूंढने के लिए, क्या जानकारी है?
20 किलोमीटर हम थोड़ा दूर जाते हैं तो कोरलाई फोर्ट नाम का एक एरिया आता है। उसी कोरलाई फोर्ट के लाइट हाउस के बाहर हम खड़े हुए हैं और ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से इस समुंदर में एक बोट, संदिग्ध बोट जिसका आपने मेंशन किया, वो रात को देखी गई थी। अभी जब हम लोकल्स की बात सुने तो उनका कहना है कि उन्होंने उस बोट में कुछ लोगों को देखा और कुछ सिंबल्स भी देखे, बट जो यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद है, जब हमने उनसे बातचीत की यहाँ आते आते, तो उनसे हमें पता चला कि ये जो लाइट हाउस है यहाँ से 2 नॉटिकल माइल दूर जो आपको आपके कैमरा में जगह दिख रही है, वहाँ पे ये बोट देखी गई थी। और उस बोट का कोई भी नामो निशान या फिर उसके ऊपर कोई भी सिंबल देखना इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो गया था उनके लिए, क्योंकि उसकी बस एक लाइट चल रही थी। बट अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, कोरलाई फोर्ट की जो दीपघर या फिर जिसे लाइट हाउस कहा जा सकता है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम आ गई है। पुलिस की मौजूदगी यहाँ पे कल रात से ही है। यहाँ पे लोकल नेवी यूनिट की भी मौजूदगी कल रात से ही, जिन्होंने ना बस यहाँ बट अलीबाग के अलग अलग जगहों पे नाकाबंदी कर लोगों को वो एक तरीके से संदिग्ध लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप आपकी स्क्रीन में देख सकते हो कि कैसे इस कोरलाई फोर्ट के दीपघर एरिया में एक SIT का एक यूनिट आ गया है, जो कि यहाँ पे लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ऐसे हादसे, क्या ऐसे जो विजुअल्स थे जो कल रात को पुलिस के हाथ लगे थे, क्या वो पहले भी हो चुका है। तो वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कोई फॉल्स अलार्म हो सकता है। अंदर जाने से पहले SIT टीम मेंबर से हमारी काफ़ी ब्रीफली बात हुई। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी धीरे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ये जो जुलाई का महीना चल रहा है, यहाँ पे जो सी का बिहेवियर होता है वो काफ़ी वायलेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी नाव ऐसी होती है जो कि अपना रास्ता भूल के किसी और जगह पे पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन को छोड़ के। तो हाई प्रोबेबिलिटी ऐसी है, SIT टीम का एक कहना है कि ये जो जहाज या ये जो बोट जो कल रात को यहाँ के लोकल्स ने देखी थी, वो उन्हीं में से एक हो सकती है। बट क्योंकि आपने जैसे बताया कि मुंबई का इतिहास रहा है बोट के थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट होने का, इसी वजह से यहाँ के लोकल यूनिट्स थोड़े ज़्यादा अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही संभावनाएं हैं। एक तरफ मुंबई का इतिहास भी रहा है समुद्र के रास्ते आतंकी हमले के होने का, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इस वक्त समुद्र बड़ा रफ है, मानसून का महीना है और कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जहां पर कि बोट्स अपना रास्ता भटककर कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। तो एक ये गुंजाइश भी यहाँ पर नजर आती है। खैर, मुझे लगता है कि कुछ घंटों में ही ये पूरी बात साफ हो जाएगी। पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस दिशा में आ जाएगा। धन्यवाद अनुज इस जानकारी के लिए। और आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर। कुणाल कामरा को महाराष्ट्र विधानमंडल के सामने हाजिर होना होगा, और हाजिर इसलिए होना होगा क्योंकि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र विधानमंडल का जो पिछला सत्र था उसमें उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास कर दिया गया, और विशेषाधिकार हनन का आरोप इसलिए कामरा पर लगाया गया है क्योंकि चंद महीनों पहले उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया था मुंबई में, मुंबई के हैबिटेट क्लब में, और वहां पर उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही थी जिससे कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता खफा हो गए थे, और ये माना गया था कि दरअसल उस कॉमेडी शो के जरिए वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को टारगेट कर रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे और उनको गद्दार बता रहे थे। इसके बाद उस हैबिटेट क्लब पर तोड़फोड़ की भी कार्रवाई हुई थी, शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ की। उसके बाद मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर भी वहां पर चला। ये सारा कुछ हमने देखा था, और कुणाल कामरा के ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए थे जिनमें कि कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। लेकिन ये दूसरा मामला है जो कि उसी घटना से जुड़ा हुआ है जहां पर कि विधानमंडल ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, और हो सकता है कि आज के दिन उनको नोटिस जारी की जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी मौजूद हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? क्या आज उन्हें विधानमंडल की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है उस कमेटी की ओर से जिसे कि इस मामले की जांच के लिए बनाया गया है विशेषाधिकार हनन की कमेटी की ओर से? जाहिर तौर पर पिछले शुक्रवार इस कमेटी ने पहली बैठक की थी, और इस बैठक में ये साफ जाहिर हो गया कि विशेष अधिकार का हनन हुआ है और इन्हें नोटिस भेजा जाएगा। और इस तरीके से सूत्र भी बता रहे थे कि आज नोटिस जा सकता है, और खाली कुणाल कामरा को ही नहीं, सुषमा अंद्रे जो कि
शिवसेना यूबीटी के लीडर है उनको भी इस तरीके का जाएगा, क्योंकि जब कुणाल कामरा ने इस तरीके का जो ये अपना सोशल मीडिया पे ये जो विवादित गाना पोस्ट किया था, उसके बाद वही गाना गुनगुनाते हुए नजर आई थी सुषमा अंद्रे, जो उबाटा गट उद्धव ठाकरे गट की नेता है। तो दोनों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस प्रस्ताव जो पास हुआ, उसके बाद कमेटी का गठन किया गया। और मैं आपको बता दूं कि कमेटी के जो चेयरमैन है वो प्रसाद लाड बीजेपी से आते हैं, अपर हाउस के विधान परिषद के, और साफ तौर पे एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें ये सर्वसहमति बन चुकी है कि इस विशेष अधिकार का हनन हुआ है और इसके लिए प्रस्ताव, उसके लिए नोटिस इशू किया जाएगा। आज और एक बार फिर से वो कमेटी बैठेगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिर एक बार चर्चा भी की जाएगी और उसके बाद जो हमको समझ रहा है कि एक नोटिस दिया जाएगा। और ये नोटिस ऐसा होगा कि जो सो कॉज नोटिस होता है कि उनको आना पड़ेगा यहाँ पर, वो कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज करना पड़ेगा और वो कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों इस तरीके का चीज़, इस तरीके का विवादित गाना उन्होंने गाया, जिसको लेकर के पूरा घटनाक्रम हमने देखा किस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी स्टूडियो में। उसके बाद में एक तरीके से आक्रामक हो गई थी शिवसेना एकनाथ शिंदे की, और कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई उससे तो बच गए, लेकिन महाराष्ट्र असेंबली में जो विशेष अधिकार हनन का नोटिस जाने के बाद इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कुणाल कामरा को राहत तो मिल गई अदालत से, लेकिन यहाँ पर जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ से अभी तक जो है उनको उनके सामने पेश होना है और यहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि किस तरह की कार्रवाई महाराष्ट्र विधानमंडल की ओर से उन पर होती है। अब आइए बाकी की खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली मेरे सहयोगी विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो 2 दूनी 4 में देखिए, अब ये खबर जो हमने आपके सामने रखने जा रहे हैं हम, वो दिल्ली से है और दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये कामयाबी देश में नहीं बल्कि विदेश में मिली है और अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को कामयाबी मिली है। खालिस्तानी आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को अमेरिका के सैक्रामेंटो से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के सैक्रामेंटो से हैप्पी पासिया को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आपके सामने हम जो जानकारी रख रहे हैं वो आप एक बार फिर से सुनिए। अमेरिका के सैक्रामेंटो से हैप्पी पासिया को गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियां जल्दी उसे भारत लाने की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। हैप्पी पासिया को 17 अप्रैल को अमेरिका में FBI और इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की संयुक्त कार्रवाई में हिरासत में लिया गया था। हैप्पी पासिया पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर पंजाब में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। उसने कई आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए पंजाब में कई पुलिस स्टेशंस को निशाना बनाया था। अब हम आपको बताते हैं कि हैप्पी पासिया कौन है। तो देखिए, हैप्पी पासिया जो है वो आतंकी है। हैप्पी पासिया इसका असली नाम हरप्रीत सिंह है। ये अमृतसर का रहने वाला है और NIA का 5 लाख का वांटेड है। इसके ऊपर 5 लाख रुपए इसके सर पर इनाम NIA ने रखा हुआ है। पंजाब में ग्रेनेड हमलों का मास्टरमाइंड इसको माना जाता है और साल 2024 से 2025 के बीच इसने 14 आतंकी हमलों का अंजाम दिया था। आतंकी रिंदा से मिलकर इसने कई हमले पंजाब के पुलिस थानों पर करवाए थे। ISI के इशारे पर यह काम करता था और भारत के पंजाब में खास तौर पर इसने आतंकी कार्रवाइयों को ISI के इशारे पर अंजाम दिया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से इसका जुड़ाव है और अमेरिका को अपराधियों की जो सूची सौंपी गई थी उसमें हैप्पी पासिया का भी नाम था। अब हैप्पी पासिया वहां FBI और IC ने इसको गिरफ्तार कर लिया, इसको हिरासत में ले लिया है और अब NIA इसको पकड़कर भारत लाने के लिए अमेरिका पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने कुछ दिन पहले हैप्पी पासिया के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए बनाई थी। हैप्पी पासिया के घर के पास रिपोर्टिंग कितनी खतरनाक है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपके सामने वो सब कुछ रखते हैं। पासिया गांव में ये घर है हैप्पी का, जहां पर फिलहाल ताला पड़ा हुआ है और यहां पर कोई नहीं है। यूं तो हैप्पी अपना घर कई साल पहले छोड़ चुका है, लेकिन नवंबर 2024 में उसकी मां और उसकी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पंजाब पुलिस को ये जानकारी मिली कि पंजाब पुलिस पर जो एक हमला हुआ है उसकी जानकारी पहले से उसकी मां और बहन को थी, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ
ये जानकारी शेयर नहीं की। इसके बाद उसकी मां और बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हैप्पी के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है, इसीलिए अब घर में कोई नहीं है और घर में फिलहाल ताला पड़ा है। घर में सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। घर के गेट पर आपको कुछ पुलिस के नोटिस दिखाई देंगे जो उसके पेश होने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई नोटिस रिसीव करने वाला है और ना ही कोई पेश होने वाला। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पासिया गांव में एक और बात बड़ी अजीब थी। गांव में हैप्पी पासिया के घर का कोई रुख नहीं करता। वजह थी गैंगस्टर का खौफ। इस खौफ का राज जब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला हैप्पी के घर एक बार पुलिस वाले ने गलती से कदम क्या रखा, उसके घर की दरो दीवारें हैप्पी ने ग्रेनेड से उड़ा दी थी। गांव वालों को ये सब पता है, लेकिन हैप्पी का नाम लेते ही जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। हमें नहीं कुछ मालूम उसके बारे में, हमें आखिए अच्छा, हम छोटे छोटे से आपका गया है, बाहर गया है, हमारे साथ कोई उसका लेना देना नहीं है। तभी सुबह में कुछ गांव वालों ने ऑफ कैमरा चौंकाने वाले राज खोले। पता चला हैप्पी पासिया 10वीं जमात तक पढ़ा है। उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे। मां और बहन जेल में है। साल 2000 की बात है। हैप्पी ने इसी गांव से शराब और ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया। तभी वो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के संपर्क में आए और जग्गू हैप्पी का जिगरी बन गया। 2018 में हैप्पी पासिया दुबई गया। तब वो शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी करता था, लेकिन दुबई जाने के बाद वहां पर वो कुछ पाकिस्तानी तत्वों के संपर्क में आ गया। इसके बाद 2019 में वो वापस पंजाब लौटा और यहाँ पर छोटी मोटी वारदात करता रहा। तो मुकेश सिंह सेंगर खतरों के खिलाड़ी हैं। हर उस जगह पर जहां पर खतरे हो लेकिन खबर पहुंचाना ज़रूरी हो, ज़रूर पहुंचते हैं। अब मुकेश ने ही हमें ये तमाम जानकारी भेजी है कि पंजाब में जो आतंकी हमले हुए थे उनके पीछे हैप्पी पासिया का ही हाथ है। देखते हैं किन किन आतंकी वारदातों में हैप्पी पासिया का हाथ रहा है। 2024 से 2025 के बीच इसने 14 आतंकी हरकतों को अंजाम दिया। 23 नवंबर 2024 को अमृतसर के अजनाला में पुलिस स्टेशन के बाहर इसने आईडी लगाया। 29 नवंबर 2024 को ही अमृतसर के गुरुबख्श नगर में पुलिस चेक पोस्ट के पास इसने विस्फोट किया। इसी साल 2 दिसंबर को 2024 में नवा शहर में अंसारो पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से इसने हमला किया। 4 दिसंबर 2024 को अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन पर बड़ा ग्रेनेड विस्फोट इसी हैप्पी पासिया ने करवाया। 13 दिसंबर को इसी महीने दिसंबर महीने में और दिसंबर 2024 के साल में ही बाटला में पुलिस स्टेशन के एंट्री गेट के पास ग्रेनेड से इसने हमला किया। 17 दिसंबर 2024 को अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास इसने विस्फोट किया और इसी महीने दिसंबर महीने में 18 तारीख को साल 2024 में गुरदासपुर के कलानौर में पुलिस चेक पोस्ट पर ग्रेनेड से इसने हमला किया। 20 दिसंबर को इसने एक बार फिर से आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया और गुरदासपुर के कलानौर में बडाला बांगर पुलिस चेक पोस्ट पर ग्रेनेड से विस्फोट किया। 9 जनवरी 2025 यानी कि ठीक एक महीने बाद ही 9 जनवरी को इसने इसी साल अमृतसर में गुमटाला पुलिस चौकी के बाहर ग्रेनेड हमला किया। 3 फरवरी को 2025 में इसी साल 3 फरवरी को अमृतसर में फतेहगढ़ चूड़िया पुलिस चौकी के बाहर इसने ग्रेनेड से विस्फोट किया। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच इसने गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में पुलिसकर्मी के घर को टारगेट किया और वहां पर हमला किया। 15 मार्च 2025 को अमृतसर के ठाकुरद्वारा मंदिर में ग्रेनेड फेंक कर इसने विस्फोट किया और 7 अप्रैल 2025 को बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के यहाँ इसने हमला किया और यहाँ पर भी उसने बम का इस्तेमाल किया। ठीक 10 दिन बाद 17 अप्रैल 2025 को पंजाब के एक यूट्यूबर के घर पर इसने ग्रेनेड से हमला किया। तो इसके हौसले इतने बुलंद थे कि इसने 2024 से 2025 के 7-8 महीनों के भीतर ही 14 हमलों को अंजाम दिया और इसका डर जो है वो पुलिस का भय इससे खत्म हो चुका था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है।
मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आपने जो रिपोर्ट भेजी थी वो हमने दिखाई, आपने जो जानकारी भेजी थी कि हैप्पी पासिया कैसे पिछले 7-8 महीनों के दौरान ही उसने हमले दर हमले और ख़ास तौर पर पुलिस कर्मियों को और पुलिस चेक पोस्ट और थानों को निशाना बनाया। पुलिस से क्या दुश्मनी थी? पुलिस थानों को ही क्यों निशाना बनाता था? देखिए, जो मैंने वहां पर पंजाब में जाकर इस पर रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि हैप्पी पासिया पुलिस पर हमला करके सीधे तौर पर ये साबित करना चाहता है कि वो पंजाब पुलिस से बड़ा है, पंजाब पुलिस को चैलेंज कर रहा है और एक तरह से पंजाब में दहशत फैले, क्योंकि जब पुलिस पर हमला होगा तो आम आदमी वैसे ही दहशत में आ जाएगा। तो सीधा इसीलिए पुलिस को टारगेट कर रहा था और न सिर्फ हमला कर रहा था बल्कि हमला करने के बाद ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था और हमले की जिम्मेदारी भी लेता था। तो पिछले 1.5 साल के अंदर ये पंजाब में करीब 16 ऐसे आतंकी हमले करवा चुका है, जिसमें पंजाब पुलिस के थानों को टारगेट किया गया या पंजाब पुलिस के संस्थानों को टारगेट किया गया या जो पंजाब के बड़े चेहरे हैं उनको टारगेट किया गया या फिर जो पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी हैं उनको टारगेट किया गया। और ये हमले ग्रेनेड से या फिर आरपीजी लॉन्चर से करवाए जा रहे थे। पासिया यूएस में बैठकर वहां से कुछ लोगों को हायर करता था, 5 से 10 हजार रुपए देता था और फिर वो लड़के आकर हमला करते थे। तो पंजाब में इस पर 33 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या, टारगेट किलिंग, लूट, इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन है उसके मामले हैं, आतंकी हमलों के मामले हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद ये एक पंजाब में पंजाब पुलिस को टारगेट कर रहा था, उससे पंजाब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था उसको पकड़ना। तो पंजाब पुलिस के साथ साथ जो एनआईए है वो लगातार इसके मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थी। 17 अप्रैल 2025 को पंजाब पुलिस और एनआईए के इनपुट पर इसको अमेरिका में ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड इन्फोर्समेंट कस्टम डिपार्टमेंट जो है उसने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जो भारतीय एजेंसियां हैं उन्होंने काफी मेहनत की और अब जाकर जो इसको भारत वापस लाने का प्रोसेस है वो लगभग खत्म हो गया है और बहुत जल्दी ही अगले कुछ दिनों के अंदर ये भारत पहुंच जाएगा और इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। एनआईए ने इस पर 5 लाख का इनाम रखा हुआ है और ये वो आतंकी है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के साथ मिलकर लगातार पंजाब में बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो एक तरह से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और ISI का मोहरा बनकर ये लगातार भारत में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और अब जाकर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत इस खूंखार आतंकी को वापस भारत लाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सिंह सेंगर आपका। तो मुकेश सिंह सेंगर के जरिए आप इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले NDTV पर हासिल करेंगे। हैप्पी पासिया समझ रहा था पुलिस को हमला करके वो बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने बता दिया कि उसके कानून के हाथ और उसके हाथ बहुत लंबे हैं और अब देश के बाहर बैठे किसी भी दुश्मन को ये नहीं समझना चाहिए कि वो भारत में आतंकी कार्रवाई या अपराध को अंजाम देकर सुरक्षित बैठ सकता है या छिप सकता है। तमाम एजेंसियां, उनके हाथ और कानून के हाथ लंबे हैं और वो दुनिया के किसी भी कोने से उसको खींचकर भारत में लाकर उसको सजा का इंतजाम ज़रूर करने वाले हैं। इस खबर से जुड़े हुए अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अगली खबर के लिए हम चलते हैं लखनऊ पंकज झा के पास। माफ कीजिएगा, पहले हम चलते हैं पटना प्रभाकर के पास। धन्यवाद विकास। और पिछले 3 दिनों में बिहार में 9 हत्याएं, जिसमें कि पटना में गोपाल खेमका जो यहाँ के बड़े व्यवसायी थे उनकी हत्या की गई, सिवान में 3 लोगों की हत्या की गई, गोपालगंज में 2 लोगों की हत्या की गई, नालंदा में 2 लोगों की हत्या की गई। कुल मिला के पिछले 3 दिनों में बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है और इस बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ से विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार पे हमलावर होने का और लगातार विपक्ष के जो सभी बड़े नेता हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश सरकार और नीतीश सरकार की पुलिस जो है वो अभी बैकफुट पे है और एक तरह से सवालों के घेरे में है कि वो क्या बिहार में अपराध को रोकने में विफल है और लगातार उन पर विपक्ष के हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी भी बिहार को इस देश का क्राइम कैपिटल बता रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पे इस माफत लिखा। साथ में अखिलेश यादव, उन्होंने भी सरकार पे हमले किए, नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की और तेजस्वी यादव लगातार दिन प्रतिदिन रोज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज इस पर वक्तव्य देते हैं और नीतीश सरकार और यहाँ की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि चुनाव से पहले अगर ये स्थिति है
तो फिर ये सरकार को इस सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कि नीतीश कुमार से इस मुद्दे पे इस्तीफा भी मांग लिया। तो इसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। ये जो हत्याओं का दौर जारी है, जो बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ हैं, उस पे हम बात करेंगे। साथ में गोपाल खेम का हत्याकांड की भी बात करेंगे कि उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन राय हैं जो पटना से जुड़े हुए हैं, और साथ ही शिवम कुमार हैं। ये दोनों हमारे संवाददाता हैं जो कि इन घटनाओं पे लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसमें क्या क्या जो अपडेट्स हो रहे हैं वो डेली एनडीटीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो उनसे हम सीधे बात करते हैं, जुड़ते हैं। रमन, क्योंकि गोपाल खेम का हत्याकांड जो हुआ है उसको भी आप नज़दीकी से देख रहे हैं, और अभी आप मौजूद थे वहाँ जहाँ तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस बात में। पहले तो तेजस्वी यादव जो है इस पे काफ़ी हमलावर है, और नीतीश कुमार को एक निकम्मी सरकार, एक थकी हुई सरकार बोलते हैं, और साथ ही बोलते हैं कि बिहार पुलिस का वो इकबाल नहीं रह गया कि वो बिहार में अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण रख सके। और साथ ही बिहार के अलावे, पटना के अलावे जो बाकी जगहों पे जो अपराध हो रहे हैं उससे भी इस सरकार के ऊपर में, उनके पुलिस के ऊपर में, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर में एक सवाल उठता है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, इस वक्त हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के ही बाहर मौजूद है, और कुछ ही देर पहले तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ख़त्म हुई है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में 9 हत्याएं बिहार में हुई है, वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए और बिहार की प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लगातार पटना की बात करें, गोपालगंज की बात करें, सिवान की बात करें, और कल फिर पटना में ये लगातार इस तरह की जो हत्याएं हो रही है वो पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है। और गोपाल खेमका, बिजनेसमैन गोपाल खेमका की जो हत्या हुई थी उसमें भी बिहार के डीजीपी ने आज माना है कि पुलिस की टाइमिंग जो है उस पर हमें शक है, और पुलिस की टाइमिंग पर उन्होंने माना है कि पुलिस देर से पहुंची है। परिवार पहले से आरोप लगा रहा था कि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम था घटनास्थल पर पहुंचने का वो काफ़ी लेट था। और साथ ही साथ जो अन्य ज़िले हैं, सिवान है, गोपालगंज है, वहाँ पर भी डबल मर्डर, मुंगेर में डबल मर्डर, नालंदा में डबल मर्डर, तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं पिछले 3 दिनों में जिसने बिहार सरकार की और पुलिसिंग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। और लगातार विपक्ष इस मामले पर बिहार सरकार को घेर रहा है। तेजस्वी यादव ने आज भी कहा है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर हो चुका है और अपराधी इस पर विपक्ष जो है, कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भारी हो सकता है आने वाले चुनाव में। जी रमन, बिल्कुल ये विपक्ष जो है इस पर हमलावर है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसे चुनाव में एक तरह से मुद्दा बनाने की मुहिम में भी विपक्ष लगा है। और इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो विपक्ष जाहिर तौर पे इसे मुद्दा बनाएगा। इस मौके को विपक्ष नहीं चुकेगा। शिवम, अभी आपने बिहार के डीजीपी से मुलाकात की, उन्होंने भी इस मार्फत वक्तव्य दिया है, और साथ ही जो गोपाल खेम का हत्याकांड है जिसमें कि आप उस पर लगातार कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उसके हर पहलू पर आप लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो ये बताइए हमारे दर्शकों को पहले कि गोपाल खेम का हत्याकांड में अभी तक जो जांच है उसमें क्या प्रगति हुई है, और डीजीपी बिहार का इस पर क्या कहना था। जी प्रभाकर, मैं आपको बता दूं कि पटना के प्रसिद्ध बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या का जो वक्त है वो लगभग 72 घंटे बीत चुका है, पर अभी भी पुलिस प्रशासन के जो हाथ हैं वो खाली हैं। हमने जब बिहार के डीजीपी विनय कुमार से बात की तो उन्होंने भी कहा कि मैं लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूं। कल वो उन्होंने एसटीएफ के साथ मीटिंग भी की थी, और उन्होंने यह जानकारी भी दी कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, और उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। और अब से कुछ देर पहले भी एक अपडेट इसी मामले को लेकर आया गया कि एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, और उनसे भी लगातार जो एसटीएफ की टीम है वो पूछताछ कर रही है। और जो हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है कि जल्द ही पटना पुलिस और एसटीएफ इस मामले का खुलासा करेगी। पर जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या पटना के गानी मैदान इलाके में कर दी गई, और पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े हुए, और बिहार के डीजीपी ने भी इस बात को माना है कि जो पुलिस प्रशासन की टीम थी वो घटनास्थल पर देर से पहुंची थी। और परिजनों ने भी ये आरोप पहले ही लगाया था कि लगभग 1.5 घंटे के बाद जो पुलिस है वो घटनास्थल पर पहुंचती है। तो इस बात को आज बिल्कुल माना है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा भी है कि जी बिल्कुल शिवम, जैसा हमारे संवाददाता शिवम बता रहे थे कि इस मामले में जो अभी प्रगति हुई है इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।
बेऊर जेल पे 2 बार छापेमारी की गई और अजय वर्मा जो कि बहुत ही कुख्यात अपराधी है जो बेऊर जेल में बंद है उससे भी पूछताछ की गई। साथ में 3-4 और भी जो गिरोह के जो सरगना वहाँ बंद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो अपराधी थे उसका लास्ट लोकेशन जो है वो हाजीपुर मिला है। कुल मिला के जो एसआईटी इस पे बनाई गई है वो लगातार इस पे काम कर रही है और बिहार पुलिस और बिहार के डीजीपी ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही इस घटना में जो लोग भी हैं इन्वॉल्व उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्हें जो भी कानून सम्मत जो सज़ा मिलती है वो मिलेगी। लेकिन ये बात केवल गोपाल खेम का हत्याकांड की नहीं है। बिहार में जैसा हमने बताया पिछले 3 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं और हत्याओं का दौर जो है वो बिहार में थम नहीं रहा है। बिहार में जल्दी ही अगले कुछ हफ्तों के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। उसमें बढ़ता हुआ अपराध के जो ग्राफ है वो इस सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए सरकार को इस पे कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा अगर वो चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा नहीं बनने देना चाहती है। तो बिहार से आज इतना ही और बाकी खबरों के लिए हम लखनऊ चलते हैं अपने सहयोगी पंकज झा के पास। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन की गिरफ्तारी से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ताजा अपडेट यह है कि अब इस पूरे मामले की जांच ईडी भी करेगी। इस मामले में यूपी एटीएस एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराते रहे, लेकिन जिस तरीके से यूपी के बलरामपुर के रहने वाले छांगुर बाबा और जमालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है और उससे जो नए राज खुल रहे हैं, नई जानकारियां मिल रही हैं, उससे ये पता चलता है कि किस तरीके से आवाज आना बंद हो गई। हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ईडी छांगुर बाबा के मामले की जांच करेगी। एटीएस को 100 करोड़ से अधिक लेन देन के सुराग मिले हैं। फर्जी दस्तावेज के सहारे बनाए गए फर्जी संगठन और अकाउंट्स में ये राशि ट्रांसफर हुई है। गिरोह ने करीब 40 से अधिक बैंक खाते खोले थे जहां पर छांगुर बाबा का पैसा जमा होता था। ये पैसा बाहर से आता था और उसके नेटवर्क की जांच और छांगुर बाबा के अकाउंट्स की जांच के लिए अब ईडी भी इसमें आ चुकी है। एटीएस को 100 करोड़ से अधिक की जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन के सबूत मिले थे। ओवर टू यू पंकज, इस बारे में और जानकारी और खबर साझा की। हाँ विकास, बीच में थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज की लिंक टूट गया था। हम ये बता रहे थे कि किस तरीके से नए नए राज सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले की जांच ईडी भी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी कर सकता है। साथ ही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी इस मामले में छांगुर बाबा से पूछताछ करेगा। और इससे पहले एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि अपनी गिरफ्तारी से पहले कैसे 80 दिनों तक छांगुर बाबा अपनी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ एक होटल में लखनऊ में 80 दिनों तक रुका था। पूरा एक नेटवर्क था छांगुर बाबा का, यहां से लेकर खाड़ी के देशों तक, पाकिस्तान में भी, जहां वो भोले भाले हिंदुओं को किसी न किसी ब्रेन वॉश करके या प्रलोभन दे करके इस्लाम में उसका धर्म परिवर्तन कराता था और इसके बदले में उसे तमाम अलग अलग संगठनों से पैसे मिलते थे। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर उसका मददगार कौन कौन था और साथ ही आखिर उसके पास इतने पैसे आते थे कई बैंक खातों में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन सभी बैंक खातों में करोड़ रुपए मिलने की जानकारी आई है। मुंबई के पास लोनावाला में करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी था ये छांगुर बाबा। लेकिन आपको बताऊं कि छांगुर बाबा का राज कैसे खुला, जो इतने सालों से हिंदुस्तान से लेकर खाड़ी के देशों तक ये नेटवर्क फैला रखा था। उसके लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोपाल राय से हम बात करेंगे, जिन्होंने बीते हफ्ते ही छांगुर बाबा ने जिन लोगों का हिंदू से इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया था उनकी उन्होंने लखनऊ में पूजा संस्कार करके घर वापसी करवाई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि छांगुर बाबा और उसका नेटवर्क ये धर्म परिवर्तन करा रहा था अवैध तरीके से, लेकिन यूपी पुलिस को कानो कान इसकी खबर तक नहीं थी। बहुत दिनों तक ये चुपचाप ये सारा काम करता रहा। बात करते हैं गोपाल राय जी से। गोपाल राय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? हाँ, मिल रही। गोपाल जी, की बात बताइए कि आपने इस पूरे मामले में 15 लोगों की घर वापसी करवाई है। जो 15 लोग थे जिनकी आपने घर वापसी करवाई, ऐसे कितने लोग हैं? कैसे पता चला कि ये छांगुर बाबा के
चक्कर में इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कराया है? आप तक कैसे पहुंचे, कैसे क्या हुआ, पूरे नेटवर्क के बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए 23 जून को हमारे यहाँ, चूंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था 4 मई को लखनऊ में ही, कई देशों के लोग आए थे। तो लोग आए तो बताने लगे कि इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये फकीर आदमी था, इसके पास बड़ी कोठी है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। मैं 25 तारीख को अपने 20 कार्यकर्ताओं को बुलाया और सबको बोला एक एक गाड़ी 5-5 लोगों की संख्या में बलरामपुर पहुंचना है। हम लोग 25 को पहुंचते हैं, लगभग 12 बजे वहां पर, तब देखते हैं वहां इंस्पेक्टर और 10-12 सिपाही पहले से तैनात हैं। फिर हम जानकारी करना शुरू किए तो कुछ लोग दबी जुबान से सारी बात बताने लगे। फिर हमने सारी जानकारी करते करते, देखिए इसमें 90 करोड़ का लेखा जोखा है, जो विभिन्न और सब विदेशों से पैसे आए हैं, 90 करोड़ रुपया। एक एक तो मैंने ये सब सारा दस्तावेज इकट्ठा किया था और 16 करोड़ रुपया ये आतंकी कैंप बनाने के लिए, ये पूना के नाम पर, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिकॉर्डेड हैं। और अभी कम से कम 500 लोग तो ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और ये धर्मांतरण कराता कैसे था? एक तो देखता था जिसको कराना है उसको हर हालत में पहले बुलाता था, कुछ पैसा देता था, और जब हिंदू समाज के लोग तैयार नहीं होते थे तो ये निश्चित रूप से धारा 156(3) के तहत 1-2 लोगों की गिरफ्तारी भी करा दिया और कहा कि परिवार बर्बाद हो जाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, जेल में सड़ोगे। और उसमें बड़ी भूमिका तो निर्वहन ये करती थी, वहाँ सीजीएम की अदालत में एक क्लर्क था जो 2 से 2.5 लाख रुपया लेता था, क्योंकि 156(3) में तत्काल उस पर कार्रवाई करा लेता था, जबकि इतना सरल नहीं है अदालत में। 156(3) के माध्यम से केस चालू कराने के लिए काफ़ी समय लगता है, डेट पे डेट लगती है, लेकिन तत्काल कर देता था। तो 2-4 लोग जब पीड़ित हुए तब निश्चित रूप से उनको बुला करके पैसा देना शुरू किया। आफर जो ढंग से पैसा नहीं लेता था फिर दबाव बनाता था थाने पे, क्योंकि थाना भी उसके हाथ में हाथ मिलाता था। गोपाल जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। गोपाल जी आपको रोकना चाहूंगा यहाँ। गोपाल जी, आपने कहा कि करीब 500 ऐसे और लोग हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है, जिनका इस्लाम धर्म में इन्होंने, यानी कि छांगुर बाबा ने इस्लाम धर्म को उनको कबुलवाया था, जिनकी आप घर वापसी करवाना चाहते हैं। एक बड़े नेटवर्क का पता चला है छांगुर बाबा के माध्यम से। चलते चलते हम एक बात आपको और बता दें, चूंकि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो एक कांवड़ यात्रा कॉरिडोर भी बनवाएंगे पश्चिमी यूपी में। अब आगे की खबरों के लिए हम चलते हैं विकास के पास। प्रॉम्प्ट कर देना आप। तो चलिए पंकज झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में 3 दिन में जो खबर आ रही है वो आपके सामने रखते हैं। और देखिए, जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो छांगुर बाबा के अलावा जो एक और बड़ी खबर है, मुंबई में मराठी महिला के साथ बदसलूकी की ये खबर है। और इस मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीडियो शेयर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीटीवी पर मराठी महिला के साथ बदसलूकी की गई है। एमएनएस के नेता के बेटे पर यह आरोप है। मुंबई में मराठी महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप संजय निरुपम ने वीडियो जारी करके लगाया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीडियो शेयर किया है और कहा है कि मुंबई में एमएनएस के नेता के बेटे ने एक मराठी महिला के साथ बदसलूकी की है। एमएनएस के नेता के बेटे पर बदसलूकी का आरोप है। ये बदसलूकी का आरोप शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने लगाया है। उन्होंने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया है। भाषा विवाद के बीच एक और नया विवाद अब सामने आ गया है। मुंबई में मराठी महिला के साथ एमएनएस के नेता के बेटे की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस वीडियो को जारी करके ये आरोप लगाया है। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। और देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। जो वीडियो शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने जारी किया है वो वीडियो आपके सामने है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीडियो जारी करते हुए एमएनएस के नेता के बेटे पर एक मराठी महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और बाकायदा आरोप के समर्थन में ये वीडियो भी जारी किया है। संजय निरुपम ने एक मराठी भाषी महिला के साथ गाली गलौज करते हुए एमएनएस के नेता के पुत्र पर यह आरोप लगाए और ये बेटा अपने पिता के रसूख की धौंस भी दे रहा है।
संजय निरुपम ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा अब देख लीजिए। आगे संजय निरुपम कहते हैं क्या इन्हीं मुसलमानों के दबाव में एमएनएस वाले हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, ये आरोप लगाए हैं। एमएनएस नेता के बेटे पर बदसलूकी करने और एक मराठी महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप शिवसेना नेता संजय निरुपम ने लगाया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया है। मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए, संजय निरुपम वीडियो जारी करते हुए लिखते हैं। संजय निरुपम आगे लिखते हैं कि मराठी भाषी महिला के साथ गाली गलौज करता हुआ एमएनएस का नेता और नेता का पुत्र और अपने पिता के रसूख की धौंस भी दे रहा है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।